शुरुआत करते हैं आज की न्यूज़पेपर की। हम पहली न्यूज़ देखेंगे पीआईबी से। 25 तारीख की ये न्यूज़ थी। न्यूज़ आई थी पीएम आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन से। चूँकि ये न्यूज़ छूट गई थी इसलिए इसको हम आज कवर कर लेते हैं और देख लेते हैं कौन कौन सी मेन बात इसमें कही गई हैं। तो ये जो योजना है ना, एकदम गांव के लेवल से लेकर के नेशनल लेवल तक हेल्थ से रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने की बात करती है। इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब है कि हॉस्पिटल हो सकते हैं, लेबोरेटरी हो सकते हैं, या फिर और भी हेल्थ से रिलेटेड जो अवसंरचनाएं हैं ना वो हो सकती हैं। इसका मकसद ये है कि छोटी मोटी बीमारियां तो गांव के लेवल तक सॉल्व हो ही जाती हैं, लेकिन जो बड़ी बड़ी बीमारियां हैं अब उसमें इस प्रकार जैसे कि कोरोना की आपदा है ना, इस टाइप की बीमारियां भी इसमें शामिल हैं। उनसे सरकार कैसे निपट सकती है, और पार्टिकुलरली हम बात कर रहे हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल गवर्नमेंट लैब्स की। तो ऐसे ही हॉस्पिटल लैब्स बनाए जाएंगे। वो दो चार गांवों के बीच में भी एक हो सकता है, ठीक है, ताकि बड़ी बड़ी बीमारियों का इलाज हो सके, जैसे कि कैंसर हो सकता है या फिर कोरोना जैसी महामारी हो सकती है। तो इसका शुभारंभ किया गया था। इसकी शुरुआत 25 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। इसमें निवेश किया जाएगा 64,000 करोड़ रुपया, ठीक है, और नाम रखा गया है प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन, पीएम हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन। तो इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा बताया जाता है कि पहले, आज़ादी के पहले या फिर आज़ादी के बाद में हमारे देश की क्या कंडीशन थी, और नरेंद्र मोदी की सरकार आने के बाद क्या चेंजेस आए हैं। तो यहाँ से हम एक चीज़ समझ सकते हैं कि हम अपने जो हेल्थ सेक्टर में जो कमियां हैं ना उसको समझ सकते हैं। आज़ादी के बाद से ही लंबे समय से, ठीक है, ये जो बीमारी वाला फील्ड है ना, स्वास्थ्य सुविधाओं पर उतना ध्यान नहीं दिया गया था जितना देश को ज़रूरत थी। और नागरिकों को उचित इलाज के लिए क्या है, दूर दूर तक जाना पड़ता है। जैसे कि आज भी होती, गांव के लेवल पे हॉस्पिटल बने तो हैं। हमारे गांव में खुद हॉस्पिटल पता नहीं कितने सालों से बना हुआ है, लेकिन आज तक वो चालू नहीं हुआ है, ताला हमेशा लगा रहता है। तो ऐसे हाल है गांव के। और नॉर्मल यदि वो खुलेगा भी तो वहाँ कौन सा इलाज होगा, बस बुखार आया है, सर्दी जुकाम है, सिर दर्द, पेट दर्द, कमर दर्द, इन्हीं का इलाज होगा। वहाँ बड़ी बीमारियों का इलाज थोड़ी ना हो पाएगा। तो इधर उधर लोगों को भटकना पड़ता है, अभी भी भटकना पड़ता है, ऐसे कोई बात नहीं है। तो इसके चक्कर में पता चला गांव का व्यक्ति को हार्ट अटैक आया है या फिर और कोई अन्य बीमारी आई है, दूर शहर में हॉस्पिटल है, वहां ले जाते तक उसकी हालत खराब हो गई या फिर रास्ते में ही डेथ हो जाती है। और इससे क्या होता है, दूसरी बात, उसका जो खर्चा है ना वो बढ़ जाता है हमारा। मतलब हेल्थ पर लोगों का जो खर्चा है वो बहुत भारी पड़ जाता है। अब इसी के चक्कर में, इसी कमी को दूर करने के लिए सरकार ने इस स्कीम को लाई है, इस मिशन को लाई है। इसका उद्देश्य है अगले 5 साल में महत्वपूर्ण स्वास्थ्य नेटवर्क को गांव से लेकर प्रखंड, जिले से लेकर क्षेत्रीय और राष्ट्रीय स्तर तक मजबूत करना। मतलब एकदम गांव लेवल से लेकर के तहसील, जिला, जिला से फिर राज्य से फिर नेशनल लेवल तक लेके जाना है। इसके 3 सबसे बड़े पहलू बताए गए हैं। सबसे पहला है डायग्नोस्टिक और ट्रीटमेंट का। तो इसके तहत क्या है, गांव में हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर खोले जा रहे हैं, जहां पर बीमारियों को शुरू में ही डिटेक्ट करने की सुविधा होगी। इस शुरू में ही पकड़ में आ जाएगी कि आखिर आपको बीमारी क्या हुई है, मतलब जांच की सुविधा। इन सेंटरों में फ्री मेडिकल कंसल्टेशन, फ्री टेस्ट होगा, फ्री दवा जैसी की सुविधाएं मिलेंगी। गंभीर बीमारी के लिए 600 जिलों में 35,000 नए क्रिटिकल केयर संबंधी बेड जोड़े जा रहे हैं और 125 जिलों में रेफरल सुविधाएं दी जा रही हैं। अब दूसरा पहलू यदि हम देखें तो रोगों की जांच के लिए टेस्टिंग नेटवर्क से जुड़ा हुआ है। अब इसमें क्या होगा, बीमारियों की जांच निगरानी कैसे करना है, इसके लिए जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाएगा। देश के 730 जिलों को इंटीग्रेटेड पब्लिक हेल्थ लैब और 3,000 प्रखंडों को ब्लॉक पब्लिक हेल्थ यूनिट दिया जाएगा। इसके अलावा 5 क्षेत्रीय राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र रहेंगे, 20 मेट्रोपॉलिटन यूनिट हैं, 15 बीएसएल प्रयोगशाला हैं। इस नेटवर्क को जोड़ने का काम करेंगे। तीसरी नंबर की बात इसमें शामिल है महामारी का अध्ययन करने वाले मौजूदा शोध संस्थानों के विस्तार से। मतलब महामारी यदि इस प्रकार की आ रही हैं तो उससे रिलेटेड रिसर्च
को और भी ज़्यादा बढ़ावा दिया जा सके। तो इसको भी निचले लेवल तक हमें फैलाना है, ताकि गांव से गांव का आदमी भी उसमें पार्टिसिपेट कर सके। तो अभी जो मौजूदा 80 वायरल डायग्नोस्टिक और अनुसंधान प्रयोगशाला हैं, इनको और मजबूत करना है। जैव सुरक्षा स्तर की 15 प्रयोगशालाएं संचालित की जाएंगी। 4 नए राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान और एक राष्ट्रीय स्वास्थ्य संस्थान की स्थापना की जा रही है। इसके अलावा इसमें बात की गई है 2 कंटेनर की। प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत अवसंरचना मिशन के तहत सभी स्वास्थ्य सुविधाओं से युक्त 2 कंटेनर स्थापित किए जाएंगे, ठीक है, जिनको कभी आपात स्थिति आती है तो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र किया जा सके। मतलब एक ऐसा आप कह सकते हैं चलता फिरता हॉस्पिटल है, 2 ठो ऐसे रहेंगे जिनको यहाँ से वहाँ हम ले जा सकते हैं। हर कंटेनर में 200 बिस्तर की क्षमता रहेगी और इन्हें दिल्ली और चेन्नई में स्थापित किया जाएगा। इन कंटेनर को आपात स्थिति में हवाई मार्ग से या फिर ट्रेन के जरिए ट्रांसफ़र हम कर सकते हैं। अब यहाँ पर बात की जाती है कि एक ज़िले में एवरेज कितने औसतन रुपए खर्च किए जाएंगे, तो 90 से 100 करोड़ रुपया खर्च करने की बात की जा रही है और 134 प्रकार की फ्री जांच इसमें होगी। जिला लेवल पर 134 प्रकार की जांच निःशुल्क की जाएगी, जो एक बड़ा कदम है। पीआईबी से एक और न्यूज़ आई है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो इसमें मेन चीज़ फोकस किस पर किया गया है? इसमें मेन फोकस किया गया है CO2 को हम कैसे अवशोषित कर सकते हैं और अवशोषित करने के बाद उसको हम मीथेन में कन्वर्ट कर देंगे। तो इसके लिए पहले नॉर्मली धातुओं का इस्तेमाल किया जाता था। धातुएं क्या काम करती थी? CO2 को अवशोषित करती थी, उसको मीथेन में कन्वर्ट कर देती थी, जो कि एक ईंधन के रूप में यूज़ किया जाता था। तो जो अब धातुएं इस्तेमाल में लाई जाती थी ना, वो टॉक्सिक होती थी। इसके जगह में अब वैज्ञानिक क्या चाहते हैं कि नॉन टॉक्सिक पदार्थ का यूज़ किया जाना चाहिए। तो नए नॉन टॉक्सिक कार्बनिक फोटो कैटलिस्ट वैज्ञानिकों ने बना लिया है, जो कि कुशलतापूर्वक CO2 को अवशोषित कर लेगा, अपने में सोख लेगा और मीथेन में उसको चेंज कर देगा। फिर मीथेन का यूज़ हम करेंगे ईंधन के रूप में, ठीक है। तो अब वैज्ञानिकों ने क्या काम करा है? धातु का यूज़ नहीं किया है, धातु से फ्री पोरस कार्बनिक पॉलीमर इस तरह से डिजाइन करा है जो दृष्टिगोचर प्रकाश को अवशोषित कर लेगा और CO2 न्यूनीकरण प्रतिक्रिया को उत्प्रेरित करने में भी सक्षम होगा। उन्होंने एक मजबूत और ऊष्मीय रूप से स्थिर संयुग्मित माइक्रोपोरस कार्बनिक पॉलीमर बनाने के लिए CC कपलिंग के माध्यम से एक डोनर, जिसको नाम दिया गया है ट्रिस4 एथिन फेलेमिन एसेप्टर फेनेक्विनोन असेंबली तैयार की, जिसका एक हेट्रोजिनस उत्प्रेरक के रूप में यूज़ किया गया था। इसके बाद चलते हैं न्यूज़ की तरफ और देख लेते हैं पहली न्यूज़ किससे रिलेटेड आई है। पहली न्यूज़ आई है पेगासस स्पाईवेयर से रिलेटेड। तो पेगासस स्पाईवेयर के बारे में हम पहले देख चुके हैं, आज उसके बारे में हम चर्चा नहीं करेंगे, केवल हम न्यूज़ को देखेंगे। कल सुप्रीम कोर्ट में इससे रिलेटेड सुनवाई हो रही थी। इसके भी पहले ये कहा गया था कि सुप्रीम कोर्ट इस पर अपनी सुनवाई देगी। तो कल जो सुनवाई हुई है उसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी गठित करने की बात की है और कमेटी के जो मेंबर हैं ना, उनको सिलेक्ट करने में सुप्रीम कोर्ट को बहुत प्रॉब्लम जा रही थी। प्रॉब्लम ऐसी जा रही थी कि कोई भी जो है सरकार के खिलाफ, कुल मिलाकर के सरकार के खिलाफ ही हो गया ना, खड़ा नहीं होना चाहता। आप कमेटी में शामिल हो रहे हो, इसका मतलब है कि आप इसकी जांच करोगे, ठीक है। तो लोग वहाँ पर कमेटी में खड़े नहीं हो रहे थे, कई सारे बहाने या फिर कई सारी बातों का हवाला दे रहे थे। ये प्रॉब्लम सुप्रीम कोर्ट को जा रही थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सरकार इस प्रकार से लोगों की प्राइवेसी में दखलंदाजी नहीं कर सकती है और केवल एकदम क्रिटिकल से क्रिटिकल, बहुत ही एकदम लास्ट कंडीशन पर ही किसी की प्राइवेसी को वॉयलेट किया जा सकता है, एकदम लास्ट में, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। तो इसमें कमेटी गठन करने की बात की जा रही है। इसमें एक बात कही जाती है, 3 जज की जो बेंच है जिसको लीड कर रहे थे NV रमन्ना, इनका कहना है इट डिसाइडेड टू रिफ्यूज द सेंटर्स ऑफर टू अपॉइंट एन एक्सपर्ट कमेटी टू इन्वेस्टिगेट द एलिगेशन। इसमें यह कहा जा रहा है कि देखो, डिसाइडेड टू रिफ्यूज सेंटर्स ऑफर टू अपॉइंट एन एक्सपर्ट कमेटी, केंद्र सरकार ने ऑफर करी थी एक्सपर्ट कमेटी को गठन करने की, तो
CGI कोर्ट ने इसको मना कर दिया। मना ऐसा कर दिया कि आप अपने हिसाब से रखते हैं ना फिर उसमें सदस्यों को। तो इसमें कहा गया है कि ना केवल जस्टिस मस्ट नॉट ओनली बी डन, न्याय मिलना चाहिए, लेकिन न्याय लोगों को दिखे भी तो कि वास्तव में न्याय हुआ है कि नहीं हुआ है। तो सच ए कोर्स ऑफ एक्शन वुड वायलेट द सेटल्ड जुडिशियल प्रिंसिपल, तो जो जुडिशियल प्रिंसिपल है उसको ये वायलेट कर देता, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने खुद से इस कमेटी का गठन किया है। जस्टिस रविचंद्रन वुड बी असिस्टेड बाय आलोक जोशी, फॉर्मर IPS ऑफिसर है 1976 बैच के, ठीक है। और इसमें बहुत सारे लोगों के नाम बताए जाते हैं और कुछ मेंबर के नाम बताए गए हैं। जो भी लोग इसमें शामिल हैं ना वो अलग अलग फील्ड में अपने आप में कुछ विशेष योग्यता रखते हैं, जैसे साइबर सिक्योरिटी एंड डिजिटल फॉरेंसिक, ये किसके बारे में बात है, नवीन कुमार चौधरी प्रोफेसर रहे हैं साइबर सिक्योरिटी एंड डिजिटल फॉरेंसिक एंड डीन रहे हैं नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी गांधीनगर गुजरात के। प्राभरण P ये प्रोफेसर रहे हैं स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग अमृता विश्व शर्मा विद्यापीठम अमृतापुरी केरला की। और जैसे कि यहाँ पर बात बताई जाती है, अश्विन अनिल गुमास्ते इंस्टीट्यूट चेयर एसोसिएट प्रोफेसर कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बॉम्बे महाराष्ट्र। अलग अलग फील्ड से लोगों को इसमें चुना गया है। इसके बाद अगली जो न्यूज़ हम देख रहे हैं वो चीन के नए लैंड लॉ से रिलेटेड है। चीन ने हाल ही में एक नया लैंड से रिलेटेड लॉ पास किया है जिसमें चीन की जो बॉर्डर है ना उससे रिलेटेड कानून बनाए गए हैं, जो कि चाइना को और भी ज़्यादा मजबूती प्रदान करते हैं। एक प्रकार से अब जो डिस्प्यूटेड एरिया है, जो एरिया चाइना को लगता है ये अपना है ना, उसको कानून की शक्ल दे देगा और वहाँ के जो ऑफिशियल हैं वहाँ की गवर्नमेंट को बाध्य करता है कि आप इस कानून के तहत कार्यवाही करिए या फिर इस कानून को आप मानने के लिए बाध्य हैं। तो नया ये जो कानून है ना, चीन सीमावर्ती इलाकों में अपनी दखल बढ़ाएगा। वो इन इलाकों में आम नागरिकों को बसाने की तैयारी भी कर रहा है, जिससे किसी भी अन्य देश के लिए इन इलाकों में सैन्य कार्यवाही फिर मुश्किल हो जाएगी। चीन का जो नया कानून है, चीन अपने इस कानून को देश की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के लिए अहिंसक बता रहा है। इसके तहत चीन के सीमावर्ती इलाकों में सुरक्षा की व्यवस्था बढ़ाई जाएगी। इन इलाकों में आर्थिक सामाजिक विकास के साथ साथ सार्वजनिक क्षेत्रों में और इंफ्रास्ट्रक्चर भी विकसित किया जाएगा। सीमावर्ती इलाकों में लोगों के रहने और काम करने के लिए सीमा सुरक्षा, आर्थिक सामाजिक बीच के समन्वय बनाया जाएगा। ये कानून अगले साल से 1 जनवरी से लागू होने वाला। मतलब कि चीन एक तरफ से तो बॉर्डर में विकास से रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने की बात करता है और दूसरी तरफ बात करता है कि हमारी जो पार्टिकुलर एरिया है, जितना एरिया है उस पर कोई अतिक्रमण नहीं कर पाएगा, ठीक है, हमारे एरिया को कोई ले नहीं पाएगा, ठीक है। इसने संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता अटूट और अलंघनीय है, ऐसा इसमें कहा गया है। चीन क्षेत्रीय अखंडता और भूमि की जो सीमा है, लैंड की जो बाउंड्री है, इसकी रक्षा के लिए उपाय करेगा और क्षेत्रीय संप्रभुता और भूमि सीमाओं को कमजोर करने वाले किसी भी काम से वो बचेगा, मतलब ऐसा कोई काम नहीं करेगा। इसी बात को लेकर के इंडिया ने चिंता जाहिर की है कि नया जो कानून लाया गया है ना, वो LAC पर यदि लागू होता है, लागू चीन करता है और एक तरफा कदम उठा लेता है, तो ये जो बाइलेटरल टाइज है ना उसको प्रभावित करेगा। क्योंकि दोनों ही देशों ने तो डिसाइड किए हैं ना कि LAC की सीमा कहाँ पर से रहेगी, तो फिर कैसे चीन एक तरफा ऐसे कदम उठा सकता है। इस प्रकार से इंडिया ने अपनी चिंता जाहिर की है। इट विल हैव नो बियरिंग ऑन प्रेजेंट बाउंड्री अरेंजमेंट, ऐसा इंडिया का कहना है। इसके बाद वाली न्यूज़ हम देखने वाले हैं मुल्ला पेरियार बांध से रिलेटेड। अभी कुछ दिन पहले भी हमने इस बांध से रिलेटेड न्यूज़ देखे थे, आज भी इससे रिलेटेड क्या कार्रवाई आगे हुई है उसी के बारे में ये न्यूज़ है। पहले हमने ये देखे थे कि ज़्यादातर इसका जो हिस्सा है ना, मतलब कि पानी वाला हिस्सा, मतलब रिवर का हिस्सा, वो आता है केरल में और थोड़ा बहुत हिस्सा आता है तमिलनाडु में। तो पेरियार रिवर के पानी को तमिलनाडु की तरफ कन्वर्ट करने के लिए ये बांध को बनाया गया था। अब जब ये बांध बनाया गया था तो अब चूंकि तमिलनाडु को पानी चाहिए, ठीक है, तमिलनाडु को पानी चाहिए, तमिलनाडु पर इसका पानी का असर पड़ेगा, तो तमिलनाडु इसका कंट्रोल करता है। तमिलनाडु इसके पानी को मेंटेन रखना है कि पानी का जल स्तर कितना रहेगा कितना नहीं रहेगा। तो अभी केरल में जो बाढ़ की कंडीशन बनी हुई थी ना, उसी को लेकर के फिर एक मुद्दा छिड़ गया था कि आखिर इस बांध में पानी का जल स्तर कितना रहना चाहिए। मैक्सिमम जल स्तर इतना रखो और जो एक्स्ट्रा पानी उसको आप छोड़ दीजिए। तो भारतीय राज्य केरल में ये स्थित है, गुरुत्वीय बांध है ये,
समुद्र तल से 881 मीटर की इसकी हाइट है। पश्चिमी घाट की इलायची पहाड़ियों के मध्य थेक्कादी इदुक्की जिला पड़ता है, यहाँ पर स्थित है। इसका निर्माण 1887 से 1895 के बीच में जॉन पेनिक्विक के द्वारा मद्रास प्रेसिडेंसी के पूर्वी क्षेत्र मतलब तमिलनाडु को पानी प्रदान करने के लिए एक समझौता हुआ था ना, उसके तहत हुआ था। थेक्कादी में स्थित पेरियार राष्ट्रीय उद्यान इस बांध को चारों तरफ से घेर लेता है और बांध केरल में है। इसका संचालन तमिलनाडु करता है, जबकि पेरियार नदी का ज़्यादातर जो हिस्सा है ना वो केरल में ही है। तमिलनाडु में मात्र 114 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर का इसका क्या है, जल ग्रहण एरिया है। अब इसमें बात बताई जाती है कि पैनल या फिर कमेटी का क्या कहना है। मुल्ला पेरियार वाटर लेवल कैन स्टे, ठीक है, तो इसका जो वाटर लेवल है वो स्थिर रह सकता है, इस पर ये बात कही गई है। सुपरवाइजरी कमेटी ने रिकमेंड किया है सुप्रीम कोर्ट में ऑन वेडनेसडे दैट देयर इज नो नीड टू चेंज द वाटर लेवल इन मुल्ला पेरियार डैम। इनका कहना है कि अभी इसमें जितना लेवल है उतना ही रहने दिया जाए और जो निर्धारित किया गया था उतना ही रखो, उसको चेंज करने की जरूरत नहीं है। अपीयरिंग बिफोर ए बेंच लेड बाय जस्टिस AM खानविलकर, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी फॉर द कमेटी इन्फॉर्म द कोर्ट दैट केरला डिड नॉट एग्री विद दिस ओपिनियन। लेकिन केरल इस ओपिनियन से तैयार नहीं है, क्योंकि केरल में तो बाढ़ आ जा रही है ना जल लेवल बढ़ने के कारण। एक न्यूज़ आई है, सेंटर वांट्स टू कीप बर्थ डेथ डाटाबेस। केंद्र सरकार चाहती है कि नागरिकों का जन्म कहाँ हुआ है, डेथ कहाँ हुई है, कब हुई है, इसका डाटाबेस अपने पास में रखे। और इसका यूज़ वो कहाँ पर करेगी, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर में करेगी, NPR में। मतलब कि कौन हमारे देश का नागरिक है, कौन नहीं है, कोई अवैध रूप से रह तो नहीं रहा है, रह रहा है तो फिर उसको बाहर करो, NPR तैयार किया जाएगा। तो इसमें बात कही जाती है, ए लुक एट सम ऑफ द प्रपोज्ड अमेंडमेंट टू रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ्स एंड डेथ्स एक्ट RBD 1969। इसके बारे में थोड़ा सा यहाँ पर बताया जाता। वन अमेंडमेंट कहता है कि चीफ रजिस्ट्रार, मतलब इसको कौन अपॉइंट किया है, स्टेट गवर्नमेंट है, इज टू मेंटेन ए यूनिफाइड डाटाबेस एट स्टेट लेवल। एक तो अमेंडमेंट ये कहता है कि चीफ रजिस्ट्रार को क्या करना है, मेंटेन करना है यूनिफाइड डाटाबेस को स्टेट लेवल पर, और फिर इसको आप जोड़ दो, इंटीग्रेट कर दो इट विथ द डाटा एट नेशनल लेवल पर, विच द रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया उसको मेंटेन करने का काम करेगा। मतलब कि स्टेट का जो ऑफिसर है चीफ रजिस्ट्रार, वो जानकारी इकट्ठा करेगा अपने पास, मेंटेन करेगा, और इसको किसको देगा, इंडियन लेवल पर जो ऑफिसर है जिसका नाम है रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया, ये उसको मेंटेन करने का काम करेगा। यदि ये इम्प्लीमेंट हो जाता है तो सेंटर कुड यूज द डाटा टू अपडेट द नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर। मैप वाले यदि हिस्से से हम देखें ना, तो आज हम लेक में देखेंगे रेनडियर लेक के बारे में, और एक और जो लेक है उसके बारे में, 2 लेक के बारे में हम देखेंगे। तो जो रेनडियर झील है ये आप देख रहे हैं कनाडा में पड़ती है, ठीक है, ये कनाडा की आप बाउंड्री देख रहे हैं, नीचे तरफ लग जाता है अमेरिका, और ये हो गया आपका कनाडा। तो ये जो झील है ना, ये 2 स्टेट में पड़ती, 2 प्रोविंस में पड़ती है कनाडा के। ये जो ग्रीन वाला हिस्सा आप देख रहे हैं ये वाला हो गया मैनिटोबा रीजन, और ये हो गया सास्केचुआन रीजन। तो ज़्यादातर इसका जो हिस्सा है लगभग 90% ना वो सास्केचुआन रीजन में पड़ता है, और बाकी जो हिस्सा है वो हिस्सा पड़ता है मैनिटोबा प्रोविंस में। कुछ और फैक्ट है रेनडियर लेक के बारे में। रेनडियर लेक इज द सेकेंड लार्जेस्ट लेक इन सास्केचुआन रीजन एंड 9वें नंबर की लार्जेस्ट लेक है कनाडा की। मतलब सास्केचुआन में ये 2nd नंबर की सबसे बड़ी झील है, और कनाडा की 9वें नंबर की सबसे बड़ी झील मानी जाती है। 92% जो हिस्सा है इसका सास्केचुआन रीजन में पड़ता है, और बाकी जो बचा 8% है वो पड़ता है मैनिटोबा रीजन में। और भी बहुत सारे फैक्ट यहाँ पर बताए जाते हैं इस झील के बारे में, जिनको आप देख सकते हैं, ठीक है। झील का नाम रेनडियर लेक है, स्थिति है कनाडा में, और ये जो है ना ग्लेशियल टाइप की झील मानी जाती है। लंबाई 230, चौड़ाई 60। इनफ्लो इसका है कोचरेन रिवर, और आउटफ्लो है रेनडियर रिवर। मतलब क्रोचेन रिवर के माध्यम से पानी इसमें एंटर करता है, और रेनडियर रिवर इसके पानी को खाली करने का काम करती है। ये 2 फैक्ट काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाते हैं हमारे लिए। इसके बाद वाली न्यूज़ हम देखने वाले हैं अग्नि 5 मिसाइल से रिलेटेड। सक्सेसफुली इसको टेस्ट किया गया है।
इंडिया ऑन वेडनेसडे सक्सेसफुली टेस्ट फायर इट्स लॉन्गेस्ट रेंज सरफेस से सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5। तो ये सरफेस से सरफेस को टारगेट करती है। ए सक्सेसफुल लॉन्च ऑफ द सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5 वाज कैरी आउट ऑन 27 अक्टूबर 2021 अप्रॉक्सीमेटली 1950 हावर्स फ्रॉम एपीजे अब्दुल कलाम आइलैंड उड़ीसा। इसमें कहा, इस देखो कहाँ से छोड़ा गया, इसको उड़ीसा में ये टेस्ट किया गया था। द 3 स्टेज सॉलिड फ्यूल्ड इसमें इंजन है। ये कैपेबल है टारगेट करने के लिए 5000 किलोमीटर तक का। तो अग्नि 5 का सक्सेसफुली टेस्टिंग हो चुकी है। कुछ और भी फैक्ट हैं जो कि हम अग्नि 5 मिसाइल से रिलेटेड देख सकते हैं। अग्नि 5 इज़ द मोस्ट एडवांस सरफेस टू सरफेस इंडिजिनियसली बिल्ड बैलिस्टिक मिसाइल है। तो भारतीय मिसाइल है ये और सरफेस से सरफेस पर मार करती है। इट इज़ ए 3 स्टेज सॉलिड फ्यूल्ड 17 मीटर टाल मिसाइल है एंड कैपेबल ऑफ कैरिंग ए न्यूक्लियर वारहेड अबाउट 1.5 टन। तो न्यूक्लियर वारहेड को भी ये कैरी आउट कर सकती है, जिसकी क्षमता होना चाहिए 1.5 टन की। अग्नि 5 इज़ ए फायर एंड फॉरगेट मिसाइल, मतलब एक बार आपने यूज़ कर लिए काम खत्म। विच वंस फायर्ड कैन नॉट बी स्टॉप्ड एक्सेप्ट बाय एन इंटरसेप्टर मिसाइल, मतलब एक बार आपने इसको फायर कर दिया ना तो फिर इसको आप स्टॉप नहीं कर सकते। इट हैज़ बीन डेवलप्ड अंडर द इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंतर्गत IGMDP के तहत इसका निर्माण किया गया है। IGMDP वाज कन्विंस्ड बाय डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम टू इनेबल इंडिया अटेन सेल्फ सफिशिएंसी इन द फील्ड ऑफ मिसाइल टेक्नोलॉजी। तो इसको कन्विंस्ड किया गया था किसके माध्यम से? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के द्वारा, ताकि इंडिया जो है मिसाइल निर्माण में आत्मनिर्भर बन सके। तो इसकी कल्पना APJ अब्दुल कलाम द्वारा की गई थी। इट वाज अप्रूव्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1983 और कंप्लीट किया गया था मार्च 2012 में। द 5 मिसाइल्स PATNA डेवलप्ड अंडर दिस प्रोग्राम पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, नाग और आकाश। और जो अग्नि क्लास की मिसाइल है ना, उनके बारे में कुछ बातें यहाँ पर बताई जाती हैं कि ये मेन स्टे ऑफ इंडियाज़ न्यूक्लियर लॉन्च कैपेबिलिटी। तो इंडिया इनके माध्यम से न्यूक्लियर हथियारों को लॉन्च कर सकता है। अलग अलग रेंज बताई जाती है अग्नि फर्स्ट से लेकर के अग्नि 5 की। अग्नि जो फर्स्ट मिसाइल है उसकी रेंज है 700 से 800 किलोमीटर। अग्नि सेकंड की है 2000 किलोमीटर से ज़्यादा। अग्नि 3 मोर देन 2500 किलोमीटर। अग्नि 4 मोर देन 3500 किलोमीटर एंड कैन फायर फ्रॉम रोड मोबाइल लॉन्चर से। अग्नि V की खासियत है द लॉन्गेस्ट ऑफ द अग्नि सीरीज एंड एन इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम है विथ ए रेंज ऑफ ओवर 5000 किलोमीटर। इसमें एक अग्नि प्राइम भी आता है। इट इज़ ए कंसिडराइज मिसाइल विथ रेंज कैपेबिलिटी बिटवीन 1000 एंड 2000 किलोमीटर इसकी कैपेसिटी बताई जाती है। एक न्यूज़ आई है गांधीयन सुब्बाराव की डेथ से रिलेटेड। तो फॉर्मर जो गांधीयन लीडर रहे हैं सलेम नंजुनदिया सुब्बाराव, इनकी डेथ हो गई है ऑन वेडनेसडे को आफ्टर ए प्रोलॉन्ग्ड इलनेस। एज इनकी 92 बताई जा रही है। ही वाज ए फेमस फॉर हिज श्रमदान, मतलब वॉलंटरी कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ लेबर, फ्री में आपको काम करना है। श्रमदान एक्टिविटी एंड कैंप्स विथ विच ए लार्ज नंबर ऑफ यूथ वर एसोसिएटेड अक्रॉस द कंट्री। इनका जन्म हुआ था बेंगलुरु में। मिस्टर राव वाज अरेस्टेड एट द एज ऑफ 13 फॉर पार्टिसिपेटिंग इन द क्वाइट इंडिया मूवमेंट। क्वाइट इंडिया मूवमेंट जो आया था उसमें इनको गिरफ्तार किया गया था जब ये 13 साल के थे। ही हैड ए स्पेशल अटैचमेंट टू राजस्थान एंड ही हैड कम टू जयपुर फॉर ट्रीटमेंट एट द सवाई मानसिंह गवर्नमेंट हॉस्पिटल एट द बिहेस्ट ऑफ चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत। एक न्यूज़ आई है स्वीडन से। स्वीडन का कहना है स्वीडन सेट टू लॉन्च टाइम फॉर इंडिया ड्राइव। तो वैसे यदि देखा जाए ना तो कोई खास डिटेल इसमें नहीं दी गई है कि ट्रेड में किस प्रकार से बढ़ावा दिया जाएगा, लेकिन ये जो कैंपेन है या जो ये जो मिशन है, जो कुछ भी आप इसको कहिए, इसका मेन उद्देश्य है ट्रेड को बढ़ावा देना। जो बायलैटरल ट्रेड है ना दोनों देशों के बीच में, स्वीडन और इंडिया के बीच में, ये बिजनेस को और ट्रेड को प्रमोट करने का काम करेगा। इसके अलावा स्वीडन का कहना है कि इंडिया से आने वाले जो लोग हैं उनको अनिवार्य रूप से वैक्सीन लगवाना अब ज़रूरी नहीं है, बिना वैक्सीन वाले लोग भी अब ट्रैवल कर सकते हैं स्वीडन की। फॉरेन वाले यदि पेज से देखा जाए ना तो एक न्यूज़ आई है सऊदी अरब और पाकिस्तान के रिलेशन को बताती है। सऊदी अरबिया हैज़ एग्री टू प्रोवाइड 4.2 बिलियन मूल्य का $4.2 बिलियन का वर्थ ऑफ असिस्टेंस टू पाकिस्तान टू सपोर्ट इट्स इकोनॉमी। तो ये जो है सपोर्ट है
असिस्टेंस है पाकिस्तान को कुल टोटली सऊदी अरब की सहायता से। It emerged on Wednesday after Prime Minister Imran Khan held talks with Saudi Crown Prince Mohammed bin Salman in Riyadh this week. तो खान ने उनको थैंक यू कहा फॉर जेनरस एड व्हेन पाकिस्तान इकोनॉमी वाज फेसिंग डिफिकल्टीज। एक और न्यूज़ आई है हांगकांग से, एक नया कानून यहाँ पर लाने की बात की जा रही है जो कि ऐसी मूवी को क्या करेगा, होल्ड करे क्या करेगा, सेंसरशिप लगा देगा कि आप ऐसी मूवी को नहीं दिखा सकते हैं जो कि सिक्योरिटी से संबंधित है, देश की सिक्योरिटी को ब्रीच करे, सिक्योरिटी को तोड़े। हांगकांग ने पास किया है ए टफ फिल्म सेंसरशिप लॉ ऑन वेडनेसडे एम्पावरिंग अथॉरिटीज टू बैन पास्ट फिल्म, पुरानी मूवीज के बारे में यहाँ पर बात कर जा रही है, फॉर नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट को लेकर के, एंड इम्पोज स्टिफर पेनाल्टी फॉर एनी ब्रीचेज इन द लेटेस्ट ब्लो टू सिटीज आर्टिस्टिक फ्रीडम।